हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एकलव्य विज्ञानशाला अकेडमी पे। मैं रोहित कुमार गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा कि हम लोग भूगोल में जो चैप्टर वाइज प्रश्नों की श्रृंखला लेके चल रहे हैं, ताकि एक आप चैप्टर पढ़ें, चैप्टर पढ़ने के बाद जो उसका निचोड़ है वो प्रश्नों के माध्यम से आप पूरे के पूरे चैप्टर को कवर कर लें। ठीक है, तो प्रश्नों के माध्यम से आप पूरे के पूरे चैप्टर को देख लें, और ताकि आपने जो पढ़ा है वो क्या एग्जाम में इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, वो प्रश्न में आए हुए हैं या फिर आने की संभावना है, इस दोनों क्षेत्रों को हम कवर करेंगे। तो उस भूगोल से संबंधित जो भी हम प्रश्नावली लेके चल रहे हैं, जो भी प्रश्नोत्तर की श्रृंखला लेके चल रहे हैं, उस श्रृंखला में आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है भौगोलिक स्थलाकृति। इसमें हम लोग देखेंगे कि नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन सी होती है। जैसे पूछता ना, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी और प्लस अन्य यू वाला, डोलाइन, यूलियन रंध्र, ये सारे सारे प्रश्न पूछते हैं। बरखान क्या होता है, सीफ क्या होता है, छत्रकशिला क्या होता है, इंसलबर क्या होता है, सारे के सारे प्रश्न पूछते हैं। तो हम लोग इस प्रश्नों को कवर करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कौन सा प्रश्न प्रीवियस एग्जाम पूछा है, कौन सा नहीं पूछा है। तो जो संभावित है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे, और जो पूछा है उसको हम रटेंगे, उसको मतलब तैयार कर लेंगे एक बार। तो चलिए देर न करते हम प्रश्नों पे चलते हैं। आप लोग, हाँ मैंने कहा ना कि आप एक रफ की कॉपी लीजिएगा और इस चीज को नोट डाउन करते जाइएगा कि आपके कितने सही हुए। आप स्वयं एक बार लगाते जाइए, प्रयास करते जाइए। तुम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न गलत, जलोढ़ पंख क्या है। तो मैं अगर आपको जलोढ़ पंख पूछा है तो मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे मान लो ये पर्वत है, पर्वतों के ऊपर ग्लेशियर जमते हैं, सब जानते हैं। ठीक है, आप सब जानते हैं, क्योंकि ऊंचाई पे जाने पर तापमान घटता है और तापमान घटने से ऊपर बर्फ के शीर्ष पर ग्लेशियर जमते हैं। तो इससे जब बर्फ ही पिघलते हैं तो नीचे आएंगी, जाहिर सी बात है। जब नीचे आएंगे तो ये अपना निक्षेप करेंगे इस तरह से, इस तरह से अपना निक्षेप करेंगे। तो ये जो आकृति है, गांव में जैसे बेना नहीं डरा जाता, पंखे होते हैं गांव में, हाथ से जो पंखे जो हाथ से चलाए जाते हैं, वो इस पंखे का आकृति धारण कर लिया, तो इसलिए उसको हम जलोढ़ पंख कहते हैं। जल ओढ़, तीन शब्द होता है। जल ओढ़, जो जल द्वारा लाए गए मतलब अवसाद होते हैं, उसको जलोढ़ कहते हैं। वातोड़, वातोड़ का मतलब वायु द्वारा लाया गया। ठीक है, और एक होता है हिमोड़, हिम का मतलब होता है बर्फ। जो बर्फ द्वारा लाए गए जो अवसाद होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, हिमोड़। ये तीन शब्द होते हैं, जल द्वारा, वात मतलब हवा द्वारा लाए गए अवसाद, और हिम मतलब बर्फ की कण द्वारा लाए गए जो अवसाद है, उनको हिमोड़ कहते हैं। तो यहाँ जलोढ़ पंख आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला ऑप्शन है नदी के तट पर, दूसरा ऑप्शन पहाड़ी के तली क्षेत्र पे। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, पहाड़ी के तली क्षेत्र में। ये पर्वत के पद, ये पर्वत है, पर्वत के पद है, ये पर्वत के पदों पर विशेष करके ये आकृति बनती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है कि एक संकरी, गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है। चलिए, बेहद इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको बताऊं तो इसे हम केनियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक बार आप स्वयं प्रयास कीजिए, केनियन के नाम से जानते हैं। समझे, अचानक से जैसे मान लो नदी बह रही है, अचानक से धसाव आया, और जब अचानक से गिरने लगा, फिर ऐसे हो गया, तो इसको हम कैनियन कहते हैं। ठीक है, और यही क्रम और लगातार मिले तो हम इसको सोपान युक्त घाटी कहेंगे, सोपान युक्त नदी भी कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये प्रश्न रिपीट हो गया है। चौथा प्रश्न देखते हैं हम लोग कि संप्राय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है। तो मैं आपको बताऊं, संप्राय मतलब होता है कि जो मैदान प्राप्त होते हैं, मैदान कब प्राप्त होगा, मान लो ये नदी अपने प्रारंभिक अवस्था में है, खूब तेज गति से बह रही है, तो सारे के सारे अपवाह जो अवसाद हैं बहा ले जा रही है। मध्यमा अवस्था में भी बहा ले जा रही है, लेकिन जब जीर्णा अवस्था उसका होता है तो नदी में इतनी क्षमता नहीं रह जाती है कि उसको बहा कर ले जा पाए। वहीं पर चीजों को निक्षेपित करना शुरू, जो भी कण लाई रहती है, जो भी कण लाई रहती है उसको निक्षेपित करना शुरू कर देती है। तो जो इससे बनने वाला जो मैदान होता है वो एक संप्राय मैदान बन जाता है। तो अर्थात न तो युवावस्था में बनाती है, न तो प्रौढ़ावस्था में बनाती है, और बनाती किस में है, तो जीर्णावस्था में, अर्थात वृद्धावस्था में इस चीज का निर्माण करती है। जब वृद्ध हो जाती है तो चीजों को वहन करने की क्षमता नहीं रह जाती, अर्थात वह चीजों को वहीं पर छोड़ने लगती है, और जहां पाती है वहीं किनारा पकड़ के निकलने लगती है। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, सी, जीर्णावस्था। पांचवा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नदी का निक्षेपात्मक स्थल स्वरूप नहीं है, स्थल रूप नहीं है। तो पहला बाढ़ के मैदान, दूसरा प्राकृतिक तटबंध, तीसरा नदी या विसर्प, और चौथा जलोढ़ पंख या शंकु। चलिए देखते हैं। देखो, जो बाढ़ का मैदान होता है निक्षेपजनक है, क्योंकि जो छोड़ दिया तो निक्षेप ही हो गया, निक्षेप का मतलब तो जमा कर छोड़ना। ठीक है, जमा करना। दूसरा है प्राकृतिक तटबंध, ये भी निक्षेप, जैसे मान लो नदियां बह रही है तो बगल बगल अपने साइड साइड में निक्षेप जमा करती है, जिससे प्राकृतिक तटबंध बन जाते हैं। इनको प्राकृतिक तटबंध कर, निक्षेप का मतलब जमा करना होता है। तीसरा है नदी विसर्प या मियांडर। अब ये आपका दिक्कत है, ये आपका अपरदन स्वरूप बनता है। जैसे मान लो नदी ऐसे बह रही है, ऐसे, ठीक है, ऐसे,
तो ये गति में रहेगी तभी बनेगी, ठीक है? ये जमा होने से नहीं बल्कि काट कैसे बहती है वो। तो ये नदी विसर्प की जो आकृति बनेगी या मेआंडर बनेगी, ये अपरदनात्मक स्वरूप है, ठीक है? बाकी जलोढ़ पंख भी आप जान रहे हो कि जलोढ़ पंख जब पहाड़ों से नीचे आएगी नदी तो अपना यहाँ निक्षेप कर देगी। निक्षेप करने के स्वरूप जो आकृति बनेगी जलोढ़ पंख नुमा बनती है, इसलिए इसको हम जलोढ़ पंख कहते हैं। तो आप राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। छठा प्रश्न है, चांप झील तथा विसर्प नदी घाटी के किस भाग के लक्षण हैं? चलिए, पहला ऑप्शन है ऊपरी भाग, दूसरा मध्य भाग, तीसरा तीसरा है निचला मार्ग, ठीक है? देखिए इसमें आप लोग देखेंगे तो जो मध्य मार्ग होता है, मध्य मार्ग जो होता है वो वहां पर जो नदी विसर्प वहीं पर बनता है, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं, क्योंकि तेज रहेगा तो जैसे युवा अवस्था में रहेगा उसका तेज गति रहेगी तो कोई विसर्प नहीं बन पाएगा। जब मध्यमा अवस्था में आएगी, ठीक है, मध्य मार्ग में आएगी तो वो आराम से वो नदी अपना सर्पित अवस्था में हो जाती है। आठवां प्रश्न देखते हैं, नदियों द्वारा अपने किनारे पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? अपने किनारे पर जो उसके द्वारा जो बांध बनाए जाते हैं, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जानते हैं? तो मैं आपको बताऊं तो इसको लेवीज कहते हैं। जो नदी अपने प्राकृतिक रूप से अपने किनारे पर बांध बनाते हैं उसको लेवीज कहते हैं। इस तरह 7 प्रश्न कंप्लीट हुए। आठवां प्रश्न देखते हैं, नदी के उस मुहाने पर जहां से नदी समुद्र में गिरती है त्रिकोण रूप से जलोढ़ मिट्टी का भंडार क्या कहलाता है? ये आप लोग जानते होंगे, मैंने पढ़ा है। जब ये नदी मतलब कोई मान लो भारत हो गया, अब यहाँ जब नदी निकलेगी तो नदी अपना निक्षेप करेगी, जमाएगी, तो ये इसकी आकृति बिल्कुल डेल्टा नुमा होती है, ठीक है? मतलब शंकु नुमा होती है। इसी शंकु को हम डेल्टा कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। नवा प्रश्न कह रहा है कि वी आकार की घाटी किससे बनती है? चलिए, वी आकार की घाटी किससे बनती है? तो मैंने आपको बताया जब नदी प्रारंभिक अवस्था में होती है, युवा अवस्था में होती है, तो नीचे बहुत ज्यादा अपरदन करती है, नीचे बहुत ज्यादा काटती है। जब नीचे से काटती है तो इसका आकार इस हो जाता है, ठीक है? सॉरी, वी आकार का हो जाता है, क्योंकि नीचे नदी काटते हुए निकलती है ना, तो वी आकार के इसका आकार हो जाएगा। तो नदी जो होता है इसके प्रारंभिक युवा अवस्था में वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। 10वां प्रश्न है, ऑक्सबो लेक झाड़न झील, इसको अंग्रेजी में पढ़िए ज्यादा बेहतर रहेगा। ऑक्सबो लेक है क्या है, मतलब किससे बनता है? तो आपको मैं बताऊं, दो जो परित्यक्त नदी मोड़ होता है, परित्यक्त नदी मोड़ उससे बनता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर ये विसर्पित मान लो, ये विसर्पित नदियां हैं, ये विसर्पित नदियां हैं, ये मान लो जीर्णावस्था में बनी, लेकिन मान लीजिए इसमें फिर जो अवस्था आया तो ये नदी अब यहाँ पर न जाकर यहाँ पर तटबंध बनाएगी और यहाँ सीधा काटते हुए सीधा इसमें ऐसे मिल जाएगी। तो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये बिल्कुल कट जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये उससे बिल्कुल कट जाएगा। अब नदियों का जो अपवाह होगा इसमें से होगा। बात समझ रहे हैं? ये वाला जो हिस्सा है ये कट जाएगा। अब यहाँ जो पानी है वो अपना झील का रूप धारण कर लेगी। गाय के खुर की आकृति का ये होता है, इसलिए इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं, गोखुर झील भी कहते हैं। तो ये आकृति कहाँ बनेगी? जो प्रत्यक्त जो छोड़ देती है नदी अपने मोड़ पर, जो प्रत्यक्त मतलब छोड़ देती है, छोड़ी हुई नदी जो होती है उसी को हम गोखुर झील कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 11वां प्रश्न देखते हैं कि नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति, अपरदन से बताइए। चलिए देखते हैं। आप इसमें जो गॉर्ज होता है ये अपरदन द्वारा बनता है। बाकी डेल्टा आप जानते हो कि नदी के मुहाने जब निकलने लगते हैं तो वहां पर जो जमाव करते हैं यहाँ, तो डेल्टा यहाँ पर बनता है। तो ये जो निक्षेपजनक आकृति आकृति बनता है। बाढ़ का जो मैदान संप्राय होता है, ये भी मिट्टी जब नदियां अपने बहा कर लाएंगी तो जो अवसाद जमा करेंगे उसी से बाढ़ का मैदान बनता है, संप्राय का मैदान बनता है। और जो प्राकृतिक तटबंध होते हैं अपने किनारे किनारे जो मिट्टी अवसाद जमा करती है नदियां, तो इसे जो तटबंध बनता है ये भी आपका निक्षेपजनक है। लेकिन गार्ज जो है काटना है। गार्ज मतलब मान लीजिए नदी से प्रवाहित हो रही है तो नीचे कहीं काटती है, खूब तेज गहरा स्थान करती है, इसको गार्ज कहते हैं। तो गार्ज जो है ये अपरदन स्वरूप बनता है। इस तरह से आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन सी होगा। देखते हैं 12वां प्रश्न, नदी के निक्षेप से बनी स्थलाकृति कौन सी है? इसमें संप्राय मैदान, नदी की निक्षेप से मतलब होता है जमाव से, ठीक है? आप देखिए इसमें मैंने आपको बताया भी है कि जो प्राकृतिक तटबंध हैं ये आपके जमाव से बनते हैं, निक्षेप से बनते हैं। जलप्रपात अपरदन से बनता है, ठीक है? जो नदी विसर्प होता है ये भी अपरदन से बनता है। और संप्राय मैदान, हालांकि ये मिसयूज कर दिया है, ये दोनों गलत हो जाए, क्योंकि प्राकृतिक तटबंध निक्षेप से बनता है और संप्राय मैदान, इसमें दोनों ऑप्शन इसमें ये विवादित प्रश्न है, ठीक है? अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण नदी की अवस्था में होता है? तो जो मियांडर होता है, एक मिनट,
देखिए फिर से एक बार हम लोग ऑप्शन जरा देख लेते हैं। कह रहा है कि स्थलाकृति का निर्माण नदी की युवावस्था में होता है, तो गार्ज का युवावस्था में होता है, क्योंकि जब नदियां बह रही होती है तो जहां पर वो गिरती हैं, ठीक है, वो कुछ फेनिल जैसा आकृति निर्माण बनाती हैं, फेनिल जैसा मतलब जो चीजें क्रिएट करती हैं, तो उसको हम गार्ज कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या सही होगा? बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां। अर्धचंद्राकला मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? तो इसको हम बरखान के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो इस तरफ से हवा आ रहा है, अब हवा आने के बाद मान लो ऐसे करके जमाव कर दिया, ठीक है, इस तरह से, तो ये बालू का स्तूप बना दिया, तो इसको हम अर्धचंद्राकार है तो बरखान के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं, 15वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 15 कह रहा है कि बहते हुए नदी द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बहते हुए नदी जल द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदान किस नाम से जाना जाता है? चलिए देखिए जो पेनी प्लेन होता है इसको हम समप्राय मैदान भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कहीं ऊंचा वच होता है, कहीं ऊबड़ खाबड़ा स्थान होता है, क्योंकि इसमें कोई विशेष आकृति विहीन होता है, इसमें कोई विशेष आकृति नहीं होती है, तो इसको हम बहते हुए नदी द्वारा जो निर्मित आकृति होती है, आकृति विहीन स्थल होता है, मैदान होता है, इसको हम पेनी प्लेन कहते हैं। बात समझ में आया? इस तरह से इसका उत्तर कैसे होगा? बी। 16वां प्रश्न देखते हैं कि पवन के अपरदनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप 3 फलक पार्श्व वाले कठोर शैलों के टुकड़ों को किस नाम से जानते हैं? तो मैं अगर बताऊं तो इसको ड्राई कांटर कहते हैं, ठीक है। ड्राई कांटर जो आप देखेंगे तो थोड़ा पत्थरनुमा आकृति होगा इसका, ये ड्राई कांटर इसको कहते हैं। कहीं ऐसे पड़ा है ड्राई कांटर, कहीं ऐसे सूखा है, ऐसे पत्थर पड़ा है, सेल के टुकड़े पे पत्थर के टुकड़े पड़े हैं, तो 3 त्रिकोण है, इसको ड्राई कांटर कहते हैं। तो 3 फलक इसमें होते हैं एक, ठीक है। अगला देखते हैं 17वां। रेगिस्तानी भागों में बरखानों को 2 समानांतर श्रेणियों के मध्य रेत मुक्त गलियारा जिससे कारवां होकर गुजरता है, निम्न में से क्या कहलाता है? तो मैंने जस्ट इसके पहले जो बताया आपको ना कि जो बरखान होते हैं, बरखान ऐसे मान लो बना, ठीक है। तो जो बरखान के मध्य ये जो स्थान है इससे होकर कारवां गुजरता है ऊँटों का, क्योंकि इससे जो खाली स्थान होता है इससे होकर कारवां गुजरता है। इसको हम जानते हैं गासी के नाम से। किस नाम से? गासी के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। लोयस जमाव अति वृहत क्षेत्र मिलते हैं। लोयस जमाव मतलब होता है कि जो पवन से निर्मित होते हैं, ये विशेष करके लोयस जमाव उत्तरी चीन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। 19वां प्रश्न करें, मरुस्थलीय क्षेत्रों से पवन द्वारा उड़ाई गई रेत की बड़ी मात्रा के निक्षेप से निर्मित स्थल रूप को क्या कहा जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्रों से पवन द्वारा उड़ाई गई रेत की बड़ी मात्रा के निक्षेपण से, ठीक है, निर्मित स्थल रूप को क्या कहा जाता है? जिसका नामकरण फ्रांस के अल्सस प्रांत में स्थित एक ग्राम के नाम से किया जाता है। तो अल्सस में आपको बताऊं, उत्तरी जो चीन है, उत्तरी चीन के ऊपर आपका, चीन के ऊपर रूस आप सब जानते हो, तो चीन के ऊपर जो रूस है, रूस में भी और इसमें भी यहाँ पर लोएस क्षेत्र है, उत्तरी चीन में और रूस में लोएस क्षेत्र है, इसको लोएस के नाम से जानते हैं। 20वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है कि लोएस का निर्माण होता है, लोएस का निर्माण किससे होता है? तो मैंने आपको जस्ट भैया इसके पहले बताया कि पवन द्वारा होता है। 22वां प्रश्न देखते हैं कि अर्धचंद्राकार, 22वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अर्धचंद्राकार बालू के टीलों को क्या कहा जाता है? जस्ट अभी मैंने इसके पहले बताया कि बरखान कहते हैं। अपर्दन के किस कारक द्वारा बरखान का निर्माण होता है? तो मैंने इसके पहले बताया कि जो पवन होता है, पवन के द्वारा ही बरखान का निर्माण होता है, क्योंकि पवन बालू को बहा कर लाएगा, बालू और जो अन्य कण है बहा कर लाएगा, तो इससे जो आकृति बनेगी वो अर्धचंद्राकार बनेगी, जिसको हम बरखान के नाम से जानते हैं। और 2 बरखान समूहों के मध्य जो आकृति आने जाने के लिए बने होगी उसको हम गासी कहेंगे, ठीक है। 24वां प्रश्न देखते हैं, अपर्दन के किस कारक द्वारा ज्यूगेन का निर्माण होता है? चलिए देखिए प्रश्न को देखिए। जो ज्यूगेन का निर्माण होता है वो एक्चुअली जब आप देखेंगे तो कुछ दवातनुमा इसकी आकृति होगी। प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि पवन द्वारा, ठीक है, पवन द्वारा जो दवातनुमा आकृति बनती है उसको क्या कहते हैं? ऐसा उल्टा करके प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो आप ऐसा ही प्रश्न पूछ सकता है कि पवन द्वारा निर्मित दवातनुमा आकृति को किस नाम से जानते हैं, या फिर पूछ सकता है कि ज्यूकेन का निर्माण किस कारक द्वारा होता है? तो आपको बताना होगा, राइट आंसर आपका पवन होगा। इसमें गारा स्थलाकृति है, गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है? प्रश्न ये पूछा है। तो मैंने आपको बताया कि जो गासी है, जो बरखान है, बरखान के समूहों को हम गारा कहते हैं, और बरखान जो पाया जाता है विशेष करके मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन बनाता कौन है? इसको पवन बनाता है।
पाया कहाँ जाएगा? मरुस्थलीय क्षेत्रों में। देखो ध्यान सुनिए, ये आप देखेंगे, ये आपका बरखान है अर्धचंद्राकार। अभी इस बरखान के समूह को हम गारा कहेंगे, लेकिन इसके मध्य जो जाने वाले जाने आने का जहां से ऊंट गुजरते हैं होकर के, इसको हम गासी कहेंगे। समझ में आया? तो ये पवन द्वारा निर्मित है, लेकिन निर्मित कहाँ होगा? मरुस्थलीय क्षेत्रों में। अगला है गारा, जो सॉरी एक मिनट, जो गारा गारा या छत्रक शिला का निर्माण किस दूत कारक द्वारा हुआ है? तो ये पवन द्वारा हुआ है। ठीक है, गारा एक छत्रक शिला भी होता है। ठीक है, तो पवन द्वारा हुआ है। सीफ का निर्माण किससे होता है? सीफ तो आप जानते हैं ये पवन द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सीफ सीप का निर्माण पवन द्वारा होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी बेसिन जिसमें चारों ओर छोटी छोटी नदियां गिरती हैं। ठीक है, निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम बालसन के नाम से जानते हैं। मैं आपको बताऊं, मान लो ये कोई प्रदेश है, यहाँ चोटी है, यहाँ पर्वत है, यहाँ कोई पर्वत चोटी है, तो ये चारों तरफ से मान लो नदियां यहाँ इस आकर के इस छोटे से बेसिन में गिर रही है, तो जो बेसिन है ये बालसन बेसिन कहलाएगा या बालसन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ चारों तरफ नदियां गिर रही, इसको मतलब बालसन कहेंगे। लेकिन जब यही बालसन सूख जाएगा, जब बालसन सूख जाएगा, तो सूखने के बाद यहाँ से नमक का उत्पादन होगा, तो इस क्षेत्र को हम प्लाया कहेंगे। बात समझ में आया? इसको हम प्लाया कहेंगे। तभी क्या राइट आंसर होगा इसमें? बालसन। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में धूल दानव नाम से निम्न में से कौन जाना जाता है? तो बालुका स्तूप का जो खिसकाव होता है उसको हम ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका में धूल दानव के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है ड्रमलिन क्या है? ड्रमलिन क्या है? अब देखिए, जो मैं आपको बताऊं, ये ड्रमलिन जो होता है हिमनदीय आकृति है। ठीक है, कैसा है? हिमनदीय आकृति। मान लो ऐसे हिमनद है मान लो, तो इसमें अंडे अंडे की टोकरी के उल्टे अंडे की टोकरी के अनुसार, मतलब ऐसी आकृति वाला जो रहता है, और ये पर्वतनुमा भी है, तो इसको हम अंडाकार पर्वत भी कहते हैं। तो ये क्या है? एक उल्टे अंडे के सॉरी उल्टे अंडे अंडे का जो रखने वाला थैला होता है, टोकरी होता है, उसकी आकृति का होता है, और ये पर्वत की भांति भी दिखता है। तो ये ड्रमलिन हिमनदी द्वारा निर्मित एक आकृति है, अंडाकार, जो कि इसका आकार है। एक तीसरा प्रश्न देखते हैं, अंडों की टोकरी स्थलाकृति निम्न में से किससे संबंधित है? तो मैंने जस्ट अभी पहले बताया। ठीक है, ड्रमलिन। अगला देखते हैं, भेड़ पीठ सहल रास मुटाने का निर्माण निम्न से किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? तो ये हिमनद द्वारा होता है। ठीक है, हिमनद द्वारा होता है। जैसे मान लो ऊपर से बर्फ है तो पिघला, तो कुछ नीचे चीजों को ले आएगा, जब लाएगा तो मान लो भारी चीजें नीचे रहेंगी और कुछ हल्की चीजें पीछे, तो इसकी आकृति कुछ ऐसे हो जाती है। मान लो आया और जमा किए, यहाँ जमा किए, इसकी आकृति ज्यादा हो गई, और पीछे ऐसा है तो जैसे लगता है कोई भेड़ बैठा हुआ हो, तो इसलिए इसको हम भेड़ पीठ सैल कहेंगे। तो ये बनता है हिमनद द्वारा, ग्लेशियर द्वारा जो पिघल के नीचे आती है उसके द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भेड़ पीठ शैल या रासमटान निर्माण हिमानी की किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो आप जानते हो अपर्दन द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये अपर्दन मतलब ऊपर जब आ रहा है, तो ये इसमें गति है ना, परस्थानीय प्रक्रिया है। अगला देखते हैं, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाएगी? तो हिमानी क्षेत्र में यू आकार की घाटी पाई जाएगी। यू आकार घाटी कहाँ पाई जाएगी? तो उसमें नदी में पाई जाएगी। मोरिन कहाँ प्राप्त होते हैं? तो नदियों के जो नदी को जो हिमानी जो क्षेत्र होते हैं, मोरिन मैंने आपको बताया, जो हिमानी क्षेत्र होते हैं, हो यहाँ हिमानी क्षेत्र के पर्वतबद्ध क्षेत्रों में मोरिन का निर्माण होगा। अगला है, हिमखंड ग्लेशियर के पिंड होते हैं जिनका भाग है। तो ये देखिए प्रश्न थोड़ा ऐसे करके दिया है, को समझने वाला बात है कि हिमखंड ग्लेशियर के पिंड होते हैं जिनका भाग है। एक समुद्र तल के ऊपर जो हिमखंड ग्लेशियर जो होते हैं, हिमगम ग्लेशियर के जो पिंड होते हैं वो कहाँ प्राप्त होते हैं? समुद्र तल से ऊपर प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई समुद्र बह रहा है, तो समुद्र में आप देखेंगे तो जो हिमखंड दिखता है वो समुद्र से 1/10 जो 10 भाग जो होता है, इससे 90% उसका मतलब डूब जाता है और 10% ऊपर रहता है। तो ये बता रहा है कि समुद्र तल से ऊपर होता है जो हिमखंड ग्लेशियर होते हैं। ठीक है, या समुद्र तल के बराबर नहीं होता है, समुद्र तल से नीचे नहीं होता, समुद्र तल से हमेशा ऊपर रहता है। तो राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि बर्फ जो होता है उसका घनत्व जल की अपेक्षा कम होता है, तो वो बर्फ जो है जल में तैरने लगता है, जो तैरने तो ऊपर रहेगा, तो उसका 1/10 भाग ऊपर रहेगा, बाकी 90% जल में रहेगा। अगला देखते हैं कि लटकती घाटियां कहाँ पाई जाएगी? तो ये पाया जाएगा हिमानी क्षेत्रों में। अगला है ड्रमलिन क्या है? ड्रमलिन के बारे में क्या सत्य है? तो कह रहा है कि कास्ट प्रदेश में मिलाने वाला गर्त बिल्कुल गलत है। ठीक है,
हिमानी क्षेत्रों की उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृति बिल्कुल सही है। तुम्हारा दूसरा ऑप्शन जो है सही होगा, ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा, ड्रमलिन उल्टी नाव के आकार की भांति की होती है। अगला देखते हैं 30वां प्रश्न, एरीट क्या है? एरीट मैं आपको बताऊं तो जैसे मान लो ये पत्थर हो गया ना, ये पत्थर, कोई ऐसा पत्थर है तो इसमें मान लो बार बार ऐसे कट कट करके, मान लो ऐसा कोई पत्थर है, ठीक है, तो हिमानी जब प्रवाहित होगी, तो बीच बीच से कहीं काटेगी उसको, ऐसा करके कंघीनुमा साइड साइड से काटने का प्रयास करेगी। तो जो कंघीनुमा इसकी आकृति प्राप्त होगी, तो जो सैल, जो हिमानी क्षेत्र में जो सैल होते हैं, जो जिसकी आकृति कंघीनुमा हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एरीट कहते हैं। तो हिमानी क्षेत्र में, हिमानी प्रदेश में कंघीनुमा तेज आकार वाली नग्न चट्टानों की दीवार, इसको हम कहते हैं। अगला देखिए, हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी की किस आकार किस अक्षर की होती है? हिमनद जो घाटी होती है यू आकार की, वी आकार की होती है, सॉरी यू आकार की होती है, और जो नदी से बनता है प्राथमिक अवस्था में, यू अवस्था में, उसको वी आकार की घाटी कहते हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? बी। 41वां प्रश्न है कि हिमनद द्वारा जमाए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? चलिए इसको ध्यान से देखिए, कह रहा है, एक बार फिर से प्रश्न देखते हैं कि हिमनद द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ी का रूप धारण कर लेते हैं। गोलाकार पहाड़ी मतलब ऐसे, हिमनद मतलब जो मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताया, जो ड्रमलिन होता है वो गोलाकार पर्वत उल्टे अंडे का रूप धारण कर लेता है, तो उसको ड्रमलिन कहते हैं। एंड आंसर क्या होगा? बी होगा। 22वां प्रश्न देखते हैं, टोम्बोलो स्थलाकृत निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा निर्मित होता है? तो मैं अगर आपको बताऊं तो टोम्बोलो आकृति बन रहा है, टोम्बोलो आकृति जो बन रहा है ये सागरी तरंग द्वारा बनता है, ठीक है। मान लो ऐसे है, ये सागर है, ठीक है, ये सागर है, तो मान लो स्टैक जब बना, तो अगर नदियां ऐसे आ रही बार बार सागी तरंगे रहती हैं, यहाँ से मिट्टी ले जाएंगी, तो इससे जब जमाव कर देगा तो उसको हम, इस जमे हुए क्षेत्र को हम टोम्बोलो कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो ये किसी द्वारा सागरी तरंग द्वारा निर्मित है टोम्बोलो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 43 देखते हैं। 43 कह रहा है कि स्टैक स्थलाकृति निम्नलिखित में किस प्रक्रम द्वारा हुआ है? तो सागरी तरंग द्वारा इसका निर्माण होता है। स्टैक मैंने आपको जस्ट बताया, मान लो ये इधर ये जल सागरी जल है, मान लो यहाँ काट पीट के ऐसे आकृति बना दी, तो जो स्टैक ऐसे खड़ी आकृति रहेगी उसको स्टैक कहेंगे। बात समझ में आया? जब ये झुकने लग जाए तो उसको लूप कहेंगे, हुक कहें, पहले हुक कहेंगे, जब हुक मिल जाएगा तो लूप कहेंगे। तो ये किससे बन रहा है? सागरी लहरों द्वारा या सागरी तरंगों द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पिंगो स्थलाकृति निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है, परिहिमानी कह रहा है, ठीक है। अगला कह रहा है फियोर्ड किस प्रक्रम से निर्मित है? फियोर्ड जो समुद्री तरंग होते हैं, ठीक है, जो समुद्री तरंग होते हैं उस क्षेत्रों में प्राप्त होता है। ये विशेष करके तटीय क्षेत्रों में प्राप्त होता है। फियोर्ड जो तट होते हैं विशेष करके स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड, यहाँ के जो तट है फियोर्ड तट कहलाते हैं। जो ये समुद्री तरंगन को काट काट करके उनको ऐसा निर्मित करती है, तो उसको फियोर्ड तट कहते हैं, ठीक है। अगला है कास्ट प्रदेश निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो कास्ट प्रदेश मैंने आपको बताया था, यूगोस्लाविया में कास्ट प्रदेश पाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है 47वां कह रहा है कि लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो लैपीज मैंने आपको बताया था कि जो कास्ट प्रदेश होता है, जो चूना पत्थर वाला प्रदेश होता है, उसमें ऊपर से जब रिसाव होता है, ऊपर से जब रिसाव होता है तो ऐसी आकृति बनती है, ठीक है। ये ड्रैप्स कहते हैं, स्टैलेक्टाइट कहते हैं। जब मिल जाता है दोनों तो हम इसको चूना स्तंभ कहते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो चलिए इसमें प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न कह रहा है कि लैपीज किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो ये कास्ट चूना पत्थर प्रदेश में प्राप्त होता है लैपीज, ठीक है। ये ऊबड़ खाबड़ जो मैदान होता है उसको लैपीज कहते हैं, ठीक है। अगला है कि चूना जो यहाँ पर मान लो इस नदियां गई, फिर यहाँ पर जो जमा करेंगे ऊबड़ खाबड़ प्रदेश लैपीज कहेंगे। अगला है कि चूना प्रदेश कास्ट प्रदेश में पाए जाने वाले कीप आकार के गर्त को क्या कहते हैं? कीप आकार के गर्त को हम विलियन रंध्र कहेंगे, ठीक है। अगला है कास्ट क्षेत्र में कंदरा को विलियन रंध्र से सीधे मिलाने वाली लंबवत या कुछ झुकी हुई नली को हम क्या कहते हैं? तो इसमें पोनार एक होता है, ठीक है, पोनोर, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, कास्ट प्रदेश में जो कंदरा को विलियन छिद्र से सीधे मिलाने वाली लंबवत या कुछ झुकी हुई नली को हम किस नाम जानते हैं? मान लो ये कास्ट प्रदेश है ये, ठीक है, यहाँ पर नदियां बह रही हैं, ऊपर से एक सुराख बन गया इसमें से, ठीक है। तो ये नदियां मान लो प्रवाहित हो रही हैं, ऊपर से ये स्तंभ है, ये कास्ट स्तंभ है, ऊपर से मान लो एक नदी ऐसे सुराख बन गया ऐसे, जो इस नदी से मिला रही है इसको, तो इसको हम पोनोर कहेंगे। बात समझ में आया? अगला कह रहा है कास्ट
प्रदेशों में डोलाइन की ऊपरी सतह को ध्वस्त हो जाने एवं ऊपरी भाग के खुल जाने से निर्मित छिद्र को क्या कहा जाता है? तो उसको हम काष्ठ खिड़की कहेंगे। ठीक है, अगला है 51वां प्रश्न है, काष्ठ प्रदेशों में कंदरा की ऊपरी छत से जल के रिस कर नीचे गिरने पर उसके साथ घुले हुए पदार्थों के अधिक ताप एवं वाष्पीकरण तथा CO2 गैस के मुफ्त होने के कारण छत से लटकने वाले स्तंभ को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको स्टेलेक्टाइड कहेंगे। ऊपरी स्तंभ मान लो ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ से जो ऐसे लटकता है, ठीक है, ये क्योंकि चूना पत्थर प्रदेश है तो ऊपर जो जल मिला तो जल वो रिस रिस कर नीचे आएगा, जब रिस कर नीचे आएगा तो ये टपकेगा यहाँ से, ये जो है जल टपकेगा अंदर, तो ये टपकेगा तो कुछ ही सब प्रकार के टपकते हुए कुछ कुछ चीजों को जमा कर देगा, तो हम इसको क्या कहेंगे? स्टाइलेक्टाइड कहेंगे। बात समझ में आया? अगला देखते हैं, घोल रंध्रों के विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जानते हैं? इसको हम डोलाइन कहेंगे। घोल रंध्र जब बड़ा हो जाता है तो उसको डोलाइन कहेंगे। 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काष्ठ स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आता? ठीक है, तो जो कैटल हॉल है, क्या है, जो कैटल हॉल है वो इस चीज में नहीं आएगा। ठीक है, बाकी कैरन आएगा। कैरन आपका काष्ठ स्थलाकृति है, अंधी घाटी भी है, युवाला भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काष्ठ स्थलाकृति में से संबंधित काष्ठ स्थलाकृति से संबंधित नहीं है? तो लैपिस भी है, स्टेलेक्टाइड भी है, डोलाइन भी है। एस्कर जो मैंने आपको बताया कि हिमानी क्षेत्र में बनता है, ड्रमलिन, एस्कर, ये सब हिमानी क्षेत्र में बनता है। चलिए 55वां प्रश्न में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों से के निक्षेपित होने से बना है? ठीक है, निक्षेपित होने से बना है। आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो देखिए, अगर बताया जाए तो जो इसके पहले मैंने बताया कि चट्टानों जो घुली हुई जो चट्टानें होता था, अर्थात एक काष्ठ प्रदेश में जो जो स्टेलेगमाइट होता है वो जमाव द्वारा निर्मित होता है। फिर से एक बार देखिए, मैं बना दे रहा हूँ, पूरा चित्र बना दे रहा हूँ। ऊपर जो आएगा लैपिस, ऊपर जो आएगा ड्रेप्स होगा, स्टेलेक्टाइड होगा और स्टेलेगमाइट होगा। ठीक है, ये तो स्टेलेक्टाइड ऊपर रहेगा और ठीक वैसे अगर आकृति नीचे बन जाए ऐसे करके तो हम इसको स्टेलेगमाइट कहेंगे। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख लेंगे तो उसमें दिखा होगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि युवाला कहाँ मिलते हैं? तो काष्ठ प्रदेश में, चूना पत्थर प्रदेश में युवाला की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगला युवाला देखो, यहाँ पर मान लो नदियां नदियां बह रही है, यहाँ पर आई तो यहाँ पर विलियन रंध्र बनाई। ठीक है, उसके बाद और बड़ा हुआ तो डोलाइन बना, और बड़ा हुआ तो युवाला बना। अगला है स्टेलेक्टाइल स्टेलेग्माइट के एक दूसरे से मिल जाने पर जो आकृति बनती है, तो ये मान लो ऐसे स्टेगलाइट यहाँ बड़ा हुआ और ये स्टेलेक्टाइड यहाँ पर, स्टेलेग्माइट नीचे स्टेलेक्टाइड ऊपर है, जब दोनों मिल जाएंगे तो हम इसको चूना पत्थर स्तंभ कहेंगे या कंदरा स्तंभ कहेंगे। तो सही क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि अंधी घाटियां पाई जाती हैं। अंधी घाटी विशेष करके काष्ठ प्रदेश में जो होती है, क्योंकि नीचे हो सकता है सब, ये जो नीचे है हो सकता है सब पिघल गया हो। ठीक है, जो ये मान लो ऊपर वाला प्रदेश चूना पत्थर प्रदेश है, नदियां यहाँ पर नीचे नीचे नदी सबको काट काट के पिघल गई हो, तो पिघल गई हो तो पता चलेगा नहीं, तो ये अंधी घाटी होती है। नीचे सब घाटी बह रही है, नीचे नीचे घाटी है लेकिन ऊपर से पता नहीं चल रहा है, तो ये अंधी घाटी है। ठीक है, तो इसको हम काष्ठ प्रदेश में जो देखते हैं अंधी घाटी को देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टाइलेक्टाइड स्टाइलेग्माइट किसके अभिलक्षण है? प्रश्नों की संख्या थोड़ा ज्यादा मुझे लग रहा है, 70 से 75 प्रश्न है, थोड़ा तेज देखते हैं हम लोग। स्टेलेक्टाइड और स्टेलेग्माइट किसके अभिलक्षण हैं? तो ये स्टेलेक्टाइड काष्ठ स्थलाकृति हैं। चूने के पाषाणी लटकते स्तंभ को क्या कहते हैं? जो स्तंभ होता है उसको आश्रुताश्म कहते हैं। ठीक है, सॉरी एक मिनट, अष्टाश्म नहीं बल्कि कंदरा स्तंभ कहते हैं। पाषाणी लटकते स्तंभ को कंदरा स्तंभ कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसको आकाशीय स्तंभ कहते हैं? आकाशीय स्तंभ यही स्टेलेग्माइट ऊपर लटका रहता है। अगला है, अंग्रेजी का गीजर किस शब्द से बना है? तो अगर ये जो गीजर शब्द देखें हम, ठीक है, तो ये गेसिर शब्द से बना हुआ है। जो भी ऑप्शन है वो सही होगा, गेसिर शब्द से गीजर बना हुआ है। 63 प्रश्न है, गेसिर किस द्वीप का महान गीजर है? तो जो गेसिर है जो गेसिर है विशेष करके जो आइसलैंड में पाया जाता है गेसिर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, येलोस्टोन पार्क जहां 100 गीजर 400 गर्म जल के झरने निम्नलिखित में से किस देश में? येलोस्टोन पार्क आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ओल्ड फेथफुल गीजर जो 65 मिनट के अंतराल पर फूटता है किस देश में है? ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। जिस कुएं में से जल स्वचालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको उत्सुक कूप कहते हैं। ये पूछा गया प्रश्न है।
ठीक है, उत्सुत कूप कहते हैं। मान लो, अच्छा इसको मैं थोड़ा आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए जरा। तो ये मान लो ऐसे, ये मान लो ये नीचे जल भरा है, जल से भरा हुआ स्थान है, ऊपर कोई चट्टान है। क्या है? चट्टान है। अब इस चट्टान में मान लो अगर इसका प्रेशर ज्यादा है, दबाव ज्यादा चट्टान का है, तो बगल से निकलेंगे जल, जल यहाँ जल भरे से निकल करके बाहर जाएंगे, तो इसको हम झरना कहेंगे। और लेकिन मान लीजिए ऐसी एक इसको फाड़ते हुए, इसको चीरते हुए अगर अंदर से जल निकल रहा है, इसको चीरते हुए अंदर से अगर जल निकले, ठीक है, और यहाँ से निकले थोड़ा निकलता है, तो ये जो गर्म जल होगा इसको हम क्या कहेंगे? गीजर कहेंगे। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? ओ सॉरी, उत्सुत रूप कहेंगे। तो ये जो उत्सुत रूप है स्वतः है, स्वतः से निकला हुआ है। ठीक है, तो इसको हम उत्सुत रूप कहेंगे, क्योंकि स्वयं निकल के आया है, जो चट्टानों के जल भरे से निकल के स्वयं ऊपर आया। तो भूमिगत जल की ये आकार है, भूमिगत जल से उत्सुत रूप निकलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 67वां निम्नलिखित में से कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में स्थित है? जो सीताकुंड है, बिहार के मतलब भारत के बिहार प्रांत में सीताकुंड गीजर पाया जाता है। अगला है कि उस विशिष्ट कुएं को क्या कहते हैं जिसमें भूमिगत जल दबाव के कारण स्वतः जराता पर निकलने लगते हैं? तो उसको हमने बताया जस्ट अभी, उत्सुत कूप कहते हैं। 69वां प्रश्न है, आर्टिजियन वेल उत्सुत कूप, ठीक है, आर्टवाइज प्रदेश के नाम से पर आधारित है। यह प्रदेश किस देश में स्थित है? आर्टिसन बेसिन मैं आपको बताऊं तो ग्रेट आर्टिसन बेसिस नाम से प्रसिद्ध है। ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में आर्टिसन बेसिन है, ग्रेट आर्टिसन बेसिन। तो वहां पर उत्सुक ग्रुप बहुत ज्यादा है, तो ये विशेष करके ऑस्ट्रेलिया में आर्टिजन बेसिन है, इसको आर्टेसियन बेसिन कहते हैं। तो ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा पाताली जल का बेसिन कहाँ है? पाताली जल का बेसिन मतलब वही वाला, ठीक है, ग्रेट आर्टिसन मतलब जो उत्सुत कूप है, ये इसको हम पाताली जल कहते हैं। उत्सुत कूप को, जो उत्सुत कूप के अंदर जो जल भरे होते हैं, ये वाला, ये पाताली जल है, ठीक है। तो इसको ये विशेष रूप से प्राप्त होता है ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बेसिन में, वृहद बेसिन में। अगला है, जल निर्गम छिद्र सिंकहोल किस प्रकार के स्थलाकृति में पाए जाते हैं? ठीक है, चलिए, पहले मतलब कह रहा है कि जल निर्गम छिद्र सिंक होल ये विशेष करके किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? जिसमें राइट ऑप्शन होगा चूना पत्थर, चूना वाले प्रदेश में, चूना क्षेत्र में पाया जाता है। क्योंकि जो मैंने आपको विलियन रंध्र पढ़ाया, विलियन रंध्र का ही इंग्लिश रूप है विलियन रंध्र, ठीक है, तो ये इसी का रूप है। तो कास्ट प्रदेश या चूना पत्थर प्रदेश में पाया जाता है। चूना पत्थर प्रदेश की विशेषता है कैसे? मान लो ऐसे है, ये चूना पत्थर प्रदेश है, नदियाँ आ रही हैं जहाँ पर ज़्यादा चूना पत्थर प्रदेश को, वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया करके एक घाटी का निर्माण करेंगे, वहाँ से नीचे होती हुई नदियाँ फिर ऐसे निकल जाएंगी, इसको अंदर प्रवेश करके फिर ऐसे निकल जाएंगे। तो ये जो दिख रहा है इसको आंधी घाटी कहते हैं, और ये ऊपर जो बनेगा उसको हम चूना पत्थर स्तंभ कहेंगे, ठीक है। और मान लो यहाँ से फिर कहीं थोड़ा छिद्र होगा, इसको विंडो कहेंगे, ऐसे करके इसका नामकरण किया गया है, ठीक है। देखते हैं, तो चुना पत्थर प्रदेश का राइट आंसर होगा। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टिब्बों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मरु टिब्बा कहते हैं, ड्यून कहते हैं। जो हवा अगर तेज चला, वेग से चला, तो हवा अगर जो चीजों को उड़ा उड़ा कर ले जाके कहीं पर जमा किया, खूब बड़ा ऐसे आकृति बना दिया, तो उसको हम मरु टिब्बा, मरुस्थलीय टिब्बा कहेंगे, उसको ड्यून भी कहते हैं। 74वां प्रश्न है कि ज्वालामुखी गतिविधियों में से किस प्रकार की झीलें बनती हैं? तो काल्डेरा बनती है, क्रेटर काल्डेरा झील जो होता है ज्वालामुखी आकृति से बनती है। ये प्रश्न पूछा गया 2013 में। अब इसमें सारे प्रश्न पूछे गए पीछे, ठीक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? तो कैलिफोर्निया प्रांत में अवस्थित, आप जाके देख लीजिए गूगल मैप पे। 76वां प्रश्न है, समुद्र में बहिर्पृष्ठ भूमि कहलाती है। बहिर्पृष्ठ जो भूमि होती है वो प्रायद्वीप के नाम से जानती है, ठीक है। समुद्र में मान लो ऐसे है, ऐसे कोई क्षेत्र है, ये मान लो इसका ऐसे हिस्सा निकला फिर ऐसे चला गया, ठीक है, ये मान लो थलीय भूमि है ये। अब यहाँ मान लो जल भूमि है, ये जल भूमि है, तो जो निकला हुआ हिस्सा है ये प्रायद्वीप कहलाएगा, ठीक है। जैसे हमारा भारत है ऐसे नीचे निकला हुआ है, तो ये निकला हुआ इधर जल है, सब समुद्र है, जल है, हिंद महासागर है, मतलब अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, ये सब है। तो जो निकला हुआ हिस्सा है ये हम इसको प्रायद्वीपीय भारत कहेंगे। बात समझ में आया? ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं क्या है? प्रायद्वीप कहते हैं। 2012 में पूछा गया एसएससी में। अगला प्रश्न देखिए 77वां, कि निम्नलिखित मैदानों में से कौन सा एक चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित है? जो कास्ट प्रदेश होता है, कास्ट मैदान जो होता है वो चूना पत्थर प्रदेश संबंधित होता है। अगला है कि लास्ट है प्रश्न है, ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह का जिसका खुले मैदान से निर्बाध जल प्रवाह हो, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम नदी मुख के नाम से जानते हैं। ऐसे आधे घिरे हुए प्रदेश जहाँ पर जल समूह का जिसका खुले समुद्र से निर्बाध जल प्रवाह हो, क्या कहते हैं? तो इसको हम नदी मुख, ठीक है, नदी मोहना या नदी मुख के नाम से
जानते हैं। इस तरह से आपका पूरा प्रश्न 78 कंप्लीट हुआ। एक बार आप रिवाइज़ कर लेंगे, देख लेंगे, जो आपको प्रश्न आ रहे हो तो ठीक है, जो नहीं आ रहा है आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न देखिए पैसा ऐसा ही प्रश्न पूछ ही रहा है। देखिए जैसे पूछा है समुद्र में बही पृष्ठभूमि प्रदेश, ठीक है? कौन सा चूना पत्थर स्थलाकृति सब पूछ रहा है, तो इसको आप एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको कंठस्थ हो जाएगा। जब कंठस्थ हो जाएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आराम से आप प्रश्नों को टैकल कर लेंगे, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर।